हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हेयर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर, जैसा कि आप सब लोग ये बात तो जानते ही होंगे, मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही थी। किस चीज के कर रही थी? कॉमर्स के कर रही थी, ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ 11th एंड 12th इंक्लूडिंग बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। और आगे जाके मैं आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के भी लेक्चर्स अपलोड करूंगी जब मेरी 11th एंड 12th कंप्लीट हो जाएगी। बट अभी बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत बुक्स है 11th एंड 12th की, पहले मैं उन्हें फिनिश करूंगी। तो ओके लर्नर्स, आज की भी मेरी वीडियो उसी चीज के ऊपर है। मेरी आज का टॉपिक है क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का। बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th का मेरा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जो कि था हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और लर्नर्स, मैं एक बात बता दूं, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर था, तो लेकिन अब खत्म होने को है, थोड़े से और टॉपिक रहते हैं, तो आज का भी मेरा टॉपिक उसके बेस्ड पे ही है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको इससे पुराने टॉपिक देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे के टॉपिक समझने से पहले आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो लर्नर्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। आपको सारी चीजों के सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे मिलेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपके लिए जरूरी है ही ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके लर्नर्स, तो आज की हमारी टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के करने के जितने टाइप्स होते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कितने टाइप्स होते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। यस, 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आपके, जो कि मैंने अपने पूरे कंप्लीट कर दिए वीडियो लेक्चर्स में। आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक बार मैं थोरली रिपीट कर देती हूँ। हमारे टाइप्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और कंपनी। ये हमारे 5 तरह के पार्ट्स होते हैं, वो मैंने आपको फुल्ली एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी कर दिया। तो किस तरीके से, अगर एक सपोज करो एक पर्सन है जो बिल्कुल न्यू है इन द मार्केट, उसे कुछ नहीं पता कि कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा डिसबेनिफिशियल है, किसके क्या फायदे हैं, उसे कुछ भी नहीं पता। अगर उसे नहीं पता तो वो किस बेसिस पे, किन फैक्टर्स को, किन चीजों को अपने मद्देनजर रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए अपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करे। वो किस बेसिस पे, तो अपना सोल ट्रेडिंग चूज करे। क्या ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिससे वो आपकी पार्टनरशिप को चूज करे। क्या ऐसे फैक्टर्स हो जिससे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को चूज करे। क्या ऐसे फैक्टर हो जिससे वो कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी को चूज करे। और क्या ऐसे फैक्टर हो जिससे वो अपनी कंपनी को चूज करे। कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए ना, कुछ तो ऐसे कंसिडरेशन होनी चाहिए ना, जिससे वो अपने फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करे। तो वो कौन से टाइप्स होते हैं, ये बात आपको ये बात आपको आज की वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगी। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपकी जो चॉइस होती है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो किस चीज पे डिपेंडेंट करती है। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे ये पांचों, मतलब इन पांचों में बंदा एनरोल करता है अपने बिजनेस करने के लिए। ओके लर्नर्स, तो हम फैक्टर्स इसको देख लेते हैं। पहला फैक्टर होता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी मतलब होता है, नेचर ये नहीं कि उसका हम व्यवहार तो कहेंगे नहीं कि वो कैसे बोलता है, क्या करता है। द एंटरप्रेन्योर हैज टू डिसाइड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ही इज गोइंग टू अंडरटेक, नेमली ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग और टेरिटरी एक्टिविटी। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में बेसिकली आपके 3 टाइप की एक्टिविटी आती है। क्या होती है, ये अभी आपने अपने 9th 10th में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो इसकी भी मैं लेक्चर्स अपलोड करती हूँ। पहले कॉमर्स से खत्म हो जाए इधर का, फिर करती हूँ। आपकी जो टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और थर्ड वन इज योर टेरिटरी एक्टिविटी। क्या होता है इन सब का फ्रेंड्स? मतलब इनका मतलब होता है प्राइमरी एक्टिविटी आपकी, वैसे मैं आपको उसकी डिटेल की वीडियो
आपसे जो जूनियर्स है उनके लिए अपलोड कर दूंगी, लेकिन आज मैं बता देती हूँ। प्राइमरी एक्टिविटी आपकी वो एक्टिविटी होती है जिसमें डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचर, मतलब कुछ चीज को डायरेक्टली नेचर से ले लो और उसे यूज कर लो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। कोई आपने किसी चीज पे मॉडिफाई नहीं किया, आपने डायरेक्टली नेचर से लिया और उसे कंज्यूम कर लिया, उसे यूज कर लिया, तो वो होता है आपके प्राइमरी एक्टिविटी में। उसका क्या एग्जांपल होता है? फिशिंग। आपने फिश को पकड़ा और डायरेक्टली खा लिया, वो क्या डायरेक्टली बेच दिया, आपने उसे कुछ नहीं किया, तो वो हो गया आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। एग्जाम्पल आपके फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स लिए, तोड़े पेड़ से, धोया, खा लिया, कोई उसमें चेंज नहीं किया। एग्जाम्पल आपके वेजिटेबल्स हो गए एंड सो ऑन। मतलब वो चीजें जो आप लो लेके डायरेक्टली उन्हें कंज्यूम कर लो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, आपने उसमें कोई अपनी मॉडिफिकेशन नहीं की, तो वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी होता है। फिर लर्नर सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें आप प्राइमरी एक्टिविटी से चीज लेते हो, फिर उस पर मॉडिफिकेशन करते हो, फिर उसे बेचते हो या प्रॉफिट अर्न करते हो। जैसे आपने व्हीट लिया प्राइमरी एक्टिविटी से, व्हीट पे आपने ट्रांसफॉर्म किया, इस पे वर्क अपॉन किया और वर्क अपॉन करके इसके आपने ब्रेड बनाई, कुकीज बनाई या और भी ब्रेड से रिलेटेड चीजें बनाई आपने, मफिन्स वगैरह, और फिर बेच दिए। व्हीट तो आपने प्राइमरी एक्टिविटी से ले, लेकिन उस पर आपने मॉडिफाई किया, उस पर प्रोसेस किया, फिर आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, तो वो होता है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी। और जो टेरिटरी एक्टिविटी होती है उसमें आपके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज इंक्लूड्स banking, teaching, doctoring, etc., in which you don't have to transfer any physical goods, but you have to transfer your services. In such type of activities, you have to transfer your services. In the meanwhile, you don't have to transfer any physical goods. समझ गए लर्नर्स? तो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। पहली बात तो आपको ये चूज करना आपको किस काइंड की एक्टिविटी करनी है, वेदर इट इज प्राइमरी, देन इट इज सेकेंडरी और टेरिटरी। आपको जिस काइंड की एक्टिविटी करनी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो चॉइस है वो डिपेंड होती है। फिर दूसरी बात ये होती है कि जैसे अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना है जिसमें आपका जैसे द सेम विल बी केस इफ अ पर्सन वांट टू रेंडर द सर्विसेज ऑफ हेयर ड्रेसर और टेलर और ज्वेलर। सपोज करो एक बंदे को टेलर बनना है, ज्वेलर बेचनी है, या अपने आप को कह सकते हैं हेयर ड्रेसर बनना है, तो बार्बर बनना है, तो वो कौन सी एक्टिविटी चूज करेगा आप बताइए? सर्विसेज प्रोवाइड करेगा तो वो टेरिटरी चूज करेगा। अगर सपोज करो किसी को किसान बनना है, फार्मर बनना है, तो वो कौन सा चूज करेगा? प्राइमरी करेगा। तो इस पॉइंट में सिर्फ यही आता है, फर्स्ट पॉइंट में नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग एंड एट विच एक्टिविटी इट इज सुटेबल। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो और किस एक्टिविटी में वो सूट करता है। जिस एक्टिविटी में वो सूट करते हैं फिर आप उसके अकॉर्डिंग देख के उसको कंसिडर करते हुए अपनी एक्टिविटी करोगे। होपफुली सो माय डियर लर्नर्स, आपको फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। सेकंड पॉइंट होता है इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो एक ओनर अपने बिजनेस में खुद लगाता है। तो इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड का मतलब होता है आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा है। अगर एक इंसान के पास पैसा नहीं है ज्यादा अपने बिजनेस पे लगाने के लिए, तो वो क्या कौन सी ट्रेडिंग करेगा? स्मॉल ट्रेडिंग। अगर किसी के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है, अगर किसी के पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी है तो वो क्या करेगा? तो वो स्मॉल ट्रेडिंग करेगा। अगर किसी के पास मीडियम अमाउंट ऑफ मनी है तो वो मीडियम ट्रेडिंग करेगा। किसी के पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है वो लार्ज ट्रेडिंग करेगा। बट if large amount of capital is required to start a business, it is the company form of organization that is more suitable. अगर आपके पास इतना sufficient पैसा है, ज्यादा पैसा है, आप अपने बिजनेस में लगा सकते हो। अगर आपके पास more amount of money है तो आपके लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल है? कंपनी का, क्योंकि कंपनी में ज्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है। आप अपनी कंपनी के थ्रू अपने बिजनेस कर सकते हो। और अगर आपके पास कम पैसा तो आप क्या कर सकते हो? सोल ट्रेडिंग कर सकते हो। थोड़ा मीडियम लेवल का पैसा तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के वे में कर सकते हो या आप अपनी पार्टनरशिप के वे में कर सकते हो। जितना आपके पास पैसा उस अकॉर्डिंग आप अपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हो। अगर कम पैसा तो सोल ट्रेडिंग, मीडियम है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी या पार्टनरशिप, और ज्यादा है तो कंपनी। समझ गए लर्नर्स? फिर थर्ड पॉइंट होता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? ये बात आपने और भी जगह सुनी होगी। स्केल में ये वो वाला स्केल तो होता नहीं, ऑफ कोर्स जो मेजरिंग वाला होता है। स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है
आप अपना बिजनेस किस तरीके का चाहते हैं, किस तरीका, कौन सा तरीका आ गया यहाँ पे स्मॉल, वही बात हो गई कैपिटल रिक्वायर्ड, जैसे स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल या मीडियम स्केल। अगर आपके पास, और वो डिपेंडेंट होता है आपके पैसों से, अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ पैसा है तो आप अपना स्मॉल स्केल बिजनेस खोल सकते हो, लार्ज है तो लार्ज स्केल और मीडियम है तो मीडियम स्केल। अब इससे सिर्फ पैसे से यही कंसीडर नहीं होता कि आपकी कैपिटल कितनी है। सपोज करो आपके पास स्मॉल मनी है, उसके तहत आपने अपनी स्मॉल ट्रेडिंग करने लगे और आप बन गए एक सोल प्रोप्राइटर, बन गए। फिर उसके बाद क्या बात आती है, जब आप अपने सोल प्रोप्राइटर बन गए तो सिर्फ यही नहीं है कि उसका पैसा ही कम होगा, उसके रिसोर्सेस कम होंगे, उसकी रीच कम होगी, उसके जो गुड्स है वो कम लोगों तक पहुंच पाएंगे, उसके गुड्स ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे ड्यू टू हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब स्केल ऑफ ऑपरेशन में आता है, अगर आप अपना किसी ऐसे टाइप ऑफ बिजनेस चूज करते हो, वेदर इट इज स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तो सिर्फ वो आपके कैपिटल पे ही असर नहीं करेगा, वो आपके ओवरऑल बिजनेस पे असर करेगा। और बिजनेस पे असर इस तरीके से करेगा, आपकी सारी आगे की बिजनेस एक्टिविटीज आपके पैसे पे डिपेंड होगी, इसलिए वो आपके स्केल को दर्शाएगा, दैट इज स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल। समझ गए लर्नर्स? फिर फोर्थ पॉइंट हो गया आपका ईज इन सेटिंग अप। ईज क्या होता है? ईज वैसे एक आपका इंग्लिश के वे में जाए तो इजी होता है ना, इजी से मिलके बनता है ईज। कितनी सहूलियत है आपके पास, कितने पास आपके पास रिसोर्सेज है, कितने आराम से आपका बिजनेस सेटअप हो सकता है। तो इट इज वेरी इजी एंड लीस्ट कॉस्टली टू सेटअप इन ट्रेड कंसर्न ऑफ सोल ट्रेडिंग। मतलब ये बहुत इजी होगा अगर आप अपना बिजनेस एक सोल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग सेटअप करो। क्यों होगा? क्योंकि उसमें कोई भी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी लीगल फॉर्मेलिटी की, आपको किसी के द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, कोई आपके ऊपर नहीं होएगा, कोई आपका बॉस नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से अपना बिजनेस खुद कर सकते हो। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा अगर आपको एक कंपनी खोलनी है। क्यों? बिकॉज यू हैव टू लीगली रजिस्टर्ड योर कंपनी विद अ रजिस्ट्रार, आपको लीगल फॉर्मेट से करवाना पड़ेगा। अगले टॉपिक में मैं आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ाऊंगी, तो आपको तब जाके पता चलेगा कि कितनी डिफिकल्ट बात होती है कंपनी को रजिस्टर करवाना। अगर आपके पास इतनी मैन पावर है, इतनी स्किल्स है, इतनी नॉलेज है, इतना पैसा है और इतना समय है कि आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे भी सेटअप कर सकते हैं, तो आप कंपनी या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अकॉर्डिंग जाइए। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगी लर्नर्स की मतलब नामुमकिन ही है रजिस्ट्रेशन करवाना। रजिस्ट्रेशन करवाना तो इतना डिफिकल्ट काम नहीं होता, लेकिन जब वो फॉर्म होती है तो जो उसका फॉर्मेशन होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। वो डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपके लीगली रजिस्ट्रार के द्वारा आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होके आते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अगर कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता, इतनी मैन पावर्स नहीं होती, इतनी स्किल्स नहीं होती, तो वो इसको नहीं कर सकते। तो जिनके पास इतनी पावर है कि वो सारी लीगल अथॉरिटीज को कंसीडर कर सके, वो कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसको अपने ही आप अपना बिजनेस करना, अपने ही अकॉर्डिंग करना और किसी की अंडर में नहीं करना, वो सोल ट्रेडिंग करे या हिंदू डिवाइडेड फैमिली करे या फिर अपनी पार्टनरशिप करे। वो पार्टनर भी किसे बनाए? अपने नोन लोगों को। ओके लर्नर्स? फिर फिफ्थ पॉइंट होता है आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन। एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि किस फील्ड में आप अपना बिजनेस कर रहे हो। फील्ड है, इसमें एरिया ऑफ ऑपरेशन में दो तरह के फील्ड आते हैं, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल। आप अपना बिजनेस नेशनल लेवल पे कर रहे हो या इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो? अगर आप नेशनल लेवल पे कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इंटरनल आपकी कंट्री के अंदर है, ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते नहीं है, डोमेस्टिक स्टेट्स में अपना बिजनेस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस इंटरनेशनल कर रहे हो तो आपकी चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, उसे आपको एक प्रॉपर पाथ से होके गुजरना पड़ता है। उसके बाद आपकी कंपनी एक एमएनसी कहलाने लग जाती है। एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी कहलाने लग जाती है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अपनी सब्सिडियरी और होस्ट कंपनी बनानी पड़ती है। मतलब होस्ट कंपनी जिसकी एक ब्रांच एक जगह पे और सब्सिडियरी जिसकी अदर ब्रांचेस हो, तो वो आपको पर्टिकुलर उसके लिए फॉर्मेट करना पड़ता है। एरिया ऑफ ऑपरेशन में आपको ये पर्टिकुलरली पता लगाना पड़ता है कि आपकी लोकेलिटी क्या है और जो प्रोडक्ट आप जिस लोकेलिटी में बना रहे हो
वो वहां के लोगों के लिए सूटेड है या नहीं। जैसे अगर आप सपोज करो, आप ये तो पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन इंक्लूड्स 2 पार्ट्स इन इट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। अगर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर नेशनल लेवल में आप अपनी जगह पे सपोज करो ऐसे कॉस्टली प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे आप अगर गोल्ड की चीजें सेल कर रहे हो, वहां के लोगों की इतनी क्या कहते हैं पॉवर्टी कंडीशन है या इतने मॉनेटरी टर्म उनकी सूट नहीं करती कि गोल्ड खरीदने के, देन आपका वेस्ट है वहां पे शॉप खोलना, चाहे सोल ट्रेडिंग हो, पार्टनरशिप हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एरिया ऑफ ऑपरेशन में आपको अपनी लोकेलिटी इस तरह से चूज करनी होगी कि आपके प्रोडक्ट जो है वो किस अमाउंट का है, वो वहां पे उस लोकेलिटी में चल पाएगा या नहीं पाएगा। तो आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग अपनी पाथ चूज करो जिस अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट हो और आपकी पॉकेट सूट करती हो। ओके लर्नर्स, होपफुली आपको 5th पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। 6th पॉइंट देखते हैं, एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटी। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है? लायबिलिटी होता है लोन, वो पैसा जो आप किसी से लेते हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में लो। अब देखते हैं, देखिए, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज अनलिमिटेड, बट इन केस ऑफ कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन इज लिमिटेड। अगर आप अपने पार्टनरशिप खोलो या आप अपनी सोल ट्रेडिंग खोलो, तो इन केसेस में आपकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्यों अनलिमिटेड होती है? कोई भी लॉस हो जाए आपको ही देना पड़ेगा। इसका रीजन ये होता है क्योंकि जो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडिंग होती है, इसमें आप खुद अपने काम के मालिक होते हो और कोई होता है नहीं। जब आप ही खुद अपने काम के मालिक होगे तो आपको ही अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, वेदर इट इज योर प्रॉफिट और इट इज योर लॉस। एंड इन द केस इफ यू आर ओपनिंग द बिजनेस विच इज अ कंपनी और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, तो उसमें आपका क्या होगा कि आपको अपने मेंबर्स होंगे, आपके अपने लीगल मेंबर्स होंगे। जो लीगल मेंबर्स आपके पास होते हैं उन मेंबर्स के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस करते हो, और जो बिजनेस आप उसके अकॉर्डिंग करते हो तो उसमें आप अपने जो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जब आपने अपनी कंपनी बनाई होगी तो कुछ आपने अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने अपनी लिमिट बताई होगी कि मैं इस लिमिट में अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर दूंगा। तो जो आपने लिमिटेड बनाई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने अगर जितनी बताई होगी आपको उससे ज्यादा करनी होगी। तो ये फायदा होता है, अगर आपके पास इतने राइट्स है कि आप अपनी सारी लायबिलिटी खुद पे कर सकते हो तो आप पार्टनरशिप या सोल ट्रेडिंग में जाओ, और अगर आपको एक लिमिटेड अमाउंट पे अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है तो आप कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाओ। ओके लर्नर्स, होपफुली सो आपको 6th पॉइंट समझ आ गया होगा। 7th पॉइंट होता है आपका कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। क्या होता है आपका? कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस या गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, इसका मतलब होता है if an entrepreneur, who is an entrepreneur, the person who owns a business, wishes the business to continue indefinitely, he would decide to start in the form of company or cooperative organization. But if he is not bothered about the long life, then he may start a sole trading or proprietorship. अभी जो मैंने बोला इसका क्या मतलब हो? अगर एक इंसान को चाहिए कि वो अपनी कंपनी को लॉन्ग कंसर्न पे चलाए, मतलब ज्यादा चलाए, लंबे समय के लिए चलाए, तो वो कंपनी या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों? उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, कोई मेंबर्स की लिमिट नहीं होती। एक मर जाएगा, एक के साथ कुछ होगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा हो जाएगा। कभी आपने सुना कोई वेल एस्टेब्लिश कंपनी खत्म हुई है? एक्सेप्ट इन रेयर केसेस, आपके अमूल की हो गई, कैडबरी की हो गई, कोई भी आपके कुरकुरे की हो गई, या कोई आयरन एंड स्टील की हो गई। अगर कोई मर भी जाता है तो उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेटिव चलता ही रहता है। और अगर आपको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म पे जाए, अगर आप शॉर्ट टर्म पे भी खुश हो तो आप अपना कौन सा डाल सकते हो? आप फिर ले सकते हो अपना सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि इसमें एक के पार्टनरशिप में इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन सोल ट्रेडिंग में अगर एक इंसान मर जाता है, आपका बिजनेस खत्म हो जाता है, एक ही बंदा होता है काम करने वाला, आप अपने बिजनेस को एक बंदे के बाद नहीं चला सकते। तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शॉर्ट टर्म में बिजनेस हो तो आप सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप चूज करो, और अगर लॉन्ग टर्म चाहिए आपको तो कंपनी या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी चूज करो। ओके लर्नर्स, होपफुली सो आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। फिर 8th पॉइंट होता है आपका प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अगर हम अपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आपका होता है हर एक बिजनेस के पास एक ऐसा मैनेजर होना चाहिए जो अपने बिजनेस को कोऑर्डिनेट करे। प्रोफेशनल
मैनेजमेंट में आता है। हर एक बिजनेस के पास एक ऐसा मैनेजर होना चाहिए जो बिजनेस को कोऑर्डिनेट करे, सबकी बात सुने और कोऑर्डिनेट करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, ऐसे स्ट्रेटेजिकल प्लान्स बनाए जो दूसरों से अलग हो। तो अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा है तो आप अपने कंपनियां, वही बात है, कंपनियां कॉर्पोरेटिव सोसाइटी करो चूज, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप करो। ओके लर्नर्स, फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ ये पॉइंट है, 9th पॉइंट है डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है अगर आपको खुद ही अपने काम के मालिक बनना, आपको किसी के अंतर्गत काम नहीं करना, आपको खुद ही अपनी सारी बातें माननी है, तो आप सोल ट्रेडिंग करो क्योंकि इसमें आप अपने काम के खुद मालिक होते हो, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस। या पार्टनरशिप करो क्योंकि उसमें भी जो पार्टनर होता है आपकी लेवल का होता है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। लेकिन अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी के अंतर्गत काम कर सकते हो, तो आप कंपनी खोलो क्योंकि कंपनी में तो बहुत सारे आपके बॉस होते हैं, आपके सुपीरियर्स होते हैं जिसके अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो कंपनी खोलो या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खोलो। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपने देखा ना बहुत बार में नहीं आ रही क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये रेयरली यूज होते हैं। आज भी इंडिया में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बहुत कम है, तो ये चारों चलती है। अगर आपको डिग्री ऑफ कंट्रोल से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप, मतलब फर्क पड़ता है तो आप सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप खोलो, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो कंपनी और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खोलो। ओके लर्नर्स, फिर 10th पॉइंट होता है सीक्रेसी ऑफ बिजनेस। वही बात है, अगर आपको अपने बिजनेस की बातें सीक्रेट रखनी है, आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी है, तो आप अपना कौन सा खोलो, सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि इसमें आपके कम मेंबर्स होते तो सीक्रेसी अच्छे से मेंटेन हो पाती है। और अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबके साथ टीम के साथ काम करना चाहते हो, तो आप कंपनी या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खोलिए। ओके लर्नर्स, फिर 11 पॉइंट होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसमें भी सेम ही वही बात आती है, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ज्यादा गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो या आप गवर्नमेंट को मद्देनजर रखते हुए अपने काम कर सकते हो, तो आप कंपनी या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खोलो। और अगर आपको दिक्कत है, आप कंपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मान सकते, तो आप सोल ट्रेडिंग या प्रोप्राइटरशिप खोलो। अगर आप नहीं मान सकते तो सोल कंपनी या पार्टनरशिप। ओके लर्नर्स, फिर लास्ट पॉइंट होता है टैक्स लायबिलिटी। इसमें भी वही बात होती है, अगर आप ज्यादा टैक्स देने में सक्षम हो, आप दे सकते हो टैक्स, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना आपका रेवेन्यू है, आप टैक्स दे सकते हो, तो आप कंपनी या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी खोलो। और अगर आपके पास पैसे की कमी है, आप नहीं इतना टैक्स दे सकते, आपकी इतनी पार्टनरशिप या आपकी इतने बिजनेस अलाउ नहीं करता, पॉकेट नहीं सूट करती, तो आप सोल ट्रेडिंग या पार्टनरशिप खोलो। ओके लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन सी चॉइस होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। आज आपको पता चल गया इस वीडियो के बाद कौन कौन से तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। ओके लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड में तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करूंगी। मेरी इन वीडियोस को अपने जैसे ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।